हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण व गुणधर्म। तो स्टार्ट करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इस चैप्टर में हमारा मूल फोकस किन किन चीज़ों पर होगा। तो चैप्टर का मूल फोकस होगा हमारा पदार्थ पर। पदार्थ क्या होता है? दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली सारी वस्तुएं पदार्थ है, जैसे कि लकड़ी, लोहा, एल्युमिनियम, प्लास्टिक, रबर। ये सभी चीज़ें अलग अलग टाइप के पदार्थ हैं। तो उनको जानने के लिए वैज्ञानिकों ने कौन कौन से प्रयास किए और अपने प्रयासों के हिसाब से उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत प्रतिपादित किए, आधा चैप्टर है वो हमारा इसी धारणा पर आधारित होगा। अब बात आती है कि पदार्थ को जानने की शुरुआत किसने की, ये प्रोसेस किसने शुरू किया। तो सेकेंड नंबर पॉइंट हमें उसके बारे में बताता है महर्षि कणाद, जो कि एक भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की, यानी कि पदार्थ को जानने की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है, जिसे विभाजित करना संभव नहीं है। उन्होंने क्या किया कि एक पदार्थ को लिया, मान लीजिए उन्होंने रबर को लिया, फिर उन्होंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया। जो टुकड़े उन्हें प्राप्त हुए उनको और अधिक छोटे टुकड़ों में उन्होंने विभाजित किया। इसी प्रक्रिया को वे लंबे समय तक जारी रखते गए। अंत में उन्हें एक ऐसा कण प्राप्त हुआ जिसको वे और अधिक विभाजित नहीं कर पाए। वो कण जो था वो सूक्ष्मतम कण था। उस कण को उन्होंने कहा परमाणु। ठीक है, जिसे विभाजित करना संभव नहीं है, यानी कि जिसे और आगे तोड़ा नहीं जा सकता। तो पदार्थ को जानने के क्रम में पहली शुरुआत यहाँ पर महर्षि कणाद ने की। उसके बाद में ग्रीक के दो दार्शनिक आए, जिनके नाम थे डेमोक्रिस्ट और ल्यूसिपस। उन्होंने इन सूक्ष्मतम अविभाज्य कणों को एटम्स नाम दिया। ग्रीस भाषा में एटोमिस नाम का अर्थ होता है जिसे और अधिक नहीं तोड़ा जा सके। तो परमाणु के केस में भी यही था, ये सूक्ष्मतम अविभाज्य कण थे, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया एटम्स। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, इसमें से कोई सवाल नहीं पूछे जाते, परंतु चैप्टर को आधार देने का काम यही इंट्रोडक्शन वाला पार्ट करता है। तो आप समझ चुके होंगे कि इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों के साथ डील करने वाले हैं। तो महर्षि कणाद ने बता दिया कि सूक्ष्मतम इकाई होती है परमाणु। अब इसके बाद वाली जो स्टेप है वो इस चैप्टर में स्टार्ट होते हैं। उसके बाद आता है परमाणु सिद्धांत, यानी कि परमाणु में कौन कौन से गुण उपस्थित होते हैं, क्या उनके अंदर और भी कोई कण उपस्थित होते हैं, उसके बारे में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत प्रस्तुत किए जाएंगे। उसी क्रम में जो सबसे पहला सिद्धांत था वो हम सबसे पहले देखते हैं। परमाणुओं के गुणों की व्याख्या करने के लिए सबसे पहला सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया, जिसे हम डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। तो डाल्टन ने जब ये सिद्धांत दिया, उससे पहले दो नियम प्रतिपादित हो चुके थे। एक था रासायनिक संयोजन या फिर द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और एक था निश्चित अनुपात का नियम। अगर आप इन टर्म्स को नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं डाल्टन के अभिग्रहित जब आपको बताऊंगा तो उनके साथ इसको रिलेट करके समझाऊंगा। तो हमें याद रखना है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का आधार क्या था? रासायनिक संयोजन या द्रव्यमान संरक्षण या निश्चित अनुपात का नियम। आधार का मतलब होता है कि इन्हीं दो नियमों का उपयोग करके उसने परमाणु के सिद्धांत को प्रतिपादित किया या फिर परमाणु के गुणों को व्याख्या की। अब हम देखते हैं डाल्टन के कौन कौन से अभिग्रहित थे। पहले दो जो अभिग्रहित है वो बिल्कुल महर्षि कणाद की धारणा के समान है। डाल्टन ने भी यही पाया कि जब पदार्थ को छोटे छोटे कणों में बांटा जाता है तो एक सूक्ष्मतम इकाई प्राप्त होती है जिसे हम परमाणु कहते हैं। ठीक है, यानी कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य कण होते हैं, यानी कि महर्षि कणाद के समान ही डाल्टन को यहाँ पर रिजल्ट प्राप्त हुए। अब देखते हैं थर्ड नंबर अभिग्रहित। एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं। तो इस पॉइंट को समझने के लिए मान लीजिए डाल्टन ने एक लोहे का तत्व लिया, उसे तोड़ते तोड़ते वो ऐसी कंडीशन में पहुंचा जिसके आगे वो उसको विभाजित नहीं कर पाया, यानी कि उसे परमाणु मिल गया। तो विभिन्न प्रकार के परमाणु उसने लोहे के उठाए और उनके गुणों का अध्ययन किया। तो उसने देखा कि लोहे के सभी परमाणुओं का भार समान है, आकार भी समान है और रासायनिक गुण भी समान है। यानी कि जब उसने उन परमाणुओं को नमी की उपस्थिति में रखा तो उन सभी पर जंग लग गया। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके रासायनिक गुणधर्म भी सभी के समान प्राप्त हुए, यानी कि एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका बिल्कुल अपोजिट है। इसके अनुसार भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु असमान होते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल ले लीजिए, उसने सोने का एक परमाणु लिया
और एक आयरन का परमाणु लिया, ठीक है। जब उसने उन दोनों के भार नापे तो भार अलग अलग प्राप्त हुए, आकार भी अलग अलग प्राप्त हुआ, और रासायनिक गुण यानी कि दोनों को जब उसने नमी में रखा तो लोहे पर तो जंग लग गया, लोहे के परमाणु पर, जबकि जो सोने का परमाणु था वो वैसा का वैसा रहा। यानी कि तीनों टाइप के जो प्रॉपर्टी है, भार, आकार और रासायनिक गुण, वो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं में अलग अलग होती है। तो थर्ड और फोर्थ में एक साथ समझाऊं तो एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, जबकि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु असमान होते हैं। फिर उसने क्या किया कि जो ये भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं उनको आपस में मिलाने की कोशिश की और देखा कि नए यौगिकों का निर्माण होता है। उसके बारे में उसने 5वें अभिग्रहित में बताया कि अलग अलग तत्व के परमाणु पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक बनाते हैं। तो पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात का क्या मतलब है? जैसे कि मान लीजिए H2O का निर्माण हुआ, कैसे हुआ? उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने 2:1 में मिलकर H2O का फॉर्मेशन किया। यहाँ पर हम देख रहे हैं 2:1 जो कि पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या के अलावा कौन सी संख्या होती है? पॉइंट वाली संख्याएं होती है, जैसे कि 1.2:3.4। इस अनुपात में हम परमाणुओं को नहीं मिला सकते, केवल पूर्ण संख्याओं के अनुपात में मिला सकते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कार्बन का 1 परमाणु ऑक्सीजन के 2 परमाणु के साथ मिलकर CO2 का निर्माण करता है। तो यहाँ पर 1:2 में कार्बन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं। ये कैसी संख्याएं हैं? पूर्ण संख्याएं हैं और अनुपात यहाँ पर सरल है। तो इस प्रकार से वो संयुक्त होकर यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो 2 एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको इस अभिग्रहित के बारे में समझा दिया है। वापस से मैं पढ़ता हूँ इसको एक बार। अलग अलग तत्व के परमाणु पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक बनाते हैं। अब हम देखते हैं इसका लास्ट अभिग्रहित, जो कि है 6th नंबर अभिग्रहित। इसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया हमने 6th नंबर चैप्टर में पढ़ी थी। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, इन्हें न तो बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें हम किसी भी परमाणु को न तो बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि अमोनिया निर्माण की जो हेबर विधि होती है उसमें नाइट्रोजन के 2 परमाणु तथा हाइड्रोजन के यहाँ पर मिल रहे हैं 6 परमाणु, ठीक है। तो अभिकारक में नाइट्रोजन के 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 6 परमाणु काम आ रहे हैं। उत्पाद में देखें तो भी नाइट्रोजन के 2 परमाणु और हाइड्रोजन के 6 परमाणु, केवल इनकी व्यवस्था परिवर्तित हुई है। पहले ये अलग अलग थे, अब एक साथ संयुक्त हो चुके हैं, यानी कि इनकी व्यवस्था परिवर्तित हो चुकी है, जबकि दोनों ओर इनके परमाणुओं की संख्या समान है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो कोई नया परमाणु बना है, न ही कोई परमाणु नष्ट हुआ है। तो छठा पॉइंट भी आपका क्लियर हो चुका होगा। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, इन्हें न तो बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। तो एक बार मैं इन 6 पॉइंट को वापस से रिपीट करता हूँ। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। एक परमाणु अविभाज्य कण होता है। ये दोनों जो पॉइंट है वो महर्षि कणाद की धारणा से रिलेटेड हैं। थर्ड नंबर पॉइंट है, एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं। मैंने आयरन का एग्जाम्पल लिया था। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु असमान होते हैं। मैंने आयरन और सोने का एग्जाम्पल दिया था आपको। अलग अलग तत्वों के परमाणु पूर्ण संख्याओं के सरल अनुपात में संयुक्त होकर यौगिक का निर्माण करते हैं। मैंने CO2 और H2O के निर्माण की प्रक्रिया आपको बताई थी। छठा पॉइंट है, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु केवल पुनर्व्यवस्थित होते हैं, इन्हें न तो बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। तो हमने लिया था एग्जाम्पल अमोनिया निर्माण की हेबर विधि, जिसमें परमाणु पुनर्व्यवस्थित हो रहे थे, न तो नया परमाणु बन रहा था और न ही किसी परमाणु का अंत हो रहा था। तो इस तरह से डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इन 6 अभिग्रहित पर आधारित होता है। अब हम क्या करते हैं कि जो आधारभूत नियम थे उनका इनके साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो जो निश्चित अनुपात का नियम है, नियम के साथ संबंध स्थापित करता है, ठीक है। सरल अनुपात में संयुक्त, ठीक है, अनुपात वाली टर्म आ रही है और ये निश्चित अनुपात को इससे हम रिलेट कर सकते हैं। और जो ये रासायनिक संयोजन या द्रव्यमान संरक्षण वाली टर्म है उसको हम 6th नंबर पॉइंट के साथ रिलेट कर सकते हैं। चूँकि परमाणु न तो नया बनता है और न ही नष्ट होता है, यानी कि द्रव्यमान हमेशा किसी रासायनिक अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। तो हमने जो आधारभूत प्रमेय थे उसका अभिग्रहितों के साथ संबंध भी स्थापित कर लिया है। इसी के साथ डाल्टन का परमाणु सिद्धांत यहाँ पर समाप्त होता है। अब हम देखते हैं कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कौन कौन सी कमी थी
तो जब डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, उसके कुछ समय बाद वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि परमाणु के अंदर और भी कण उपस्थित होते हैं। कुछ कण ऋणावेशित होते हैं और कुछ होते हैं धनावेशित। उनको नाम भी दे दिया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, तो इनकी खोज हुई डाल्टन के सिद्धांत प्रतिपादित करने के बाद। तो एक प्रकार की कमी हो गई डाल्टन के सिद्धांत की कि वो इसके अंदर उपस्थित कणों की जानकारी नहीं जुटा पाए। तो इस कमी को दूर करने के लिए आगे वाले वैज्ञानिक प्रयास करेंगे और यह पता लगाएंगे कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से किसी परमाणु में उपस्थित होते हैं। तो इसके बाद में वैज्ञानिक आते हैं जे थॉमसन। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का इस समय तक पता चल चुका था, तो थॉमसन ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की किसी परमाणु में व्यवस्था समझाने के लिए अपना मॉडल प्रस्तुत किया कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो इसको पॉइंट्स के माध्यम से हम डिटेल में समझते हैं। इस मॉडल के बारे में पहला पॉइंट है कि यह परमाणु संरचना को समझाने वाला पहला मॉडल था। तो जो डाल्टन का मॉडल था वो परमाणु की संरचना को नहीं समझा पा रहा था, वो केवल परमाणु के बारे में जानकारी दे पा रहा था। परमाणु के अंदर कैसी संरचना होती है उसके बारे में उसने नहीं बताया। तो सबसे पहला प्रयास किसने किया? जे थॉमसन ने। तो यह परमाणु संरचना को समझाने हेतु पहला मॉडल था। इस मॉडल का दूसरा नाम भी है जिसे हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया और क्या होता है। तो हमें इसका दूसरा नाम याद रखना है कि जे थॉमसन के मॉडल का ही दूसरा नाम है प्लम पुडिंग मॉडल। अब हम देखते हैं इस मॉडल में थॉमसन ने क्या धारणाएं प्रस्तुत की। थॉमसन ने बताया कि एक परमाणु जो होता है वो बिल्कुल तरबूज के समान होता है। जिस तरह से तरबूज की आंतरिक संरचना होती है उसी तरह से परमाणु की आंतरिक संरचना होती है। तो जो तरबूज का लाल गिरी वाला भाग होता है, तरबूज को अगर हम काटें तो अंदर जो लाल गिरी वाला भाग होता है उसे थॉमसन ने कहा कि यह धनावेश होता है। और जो उसमें बीज उपस्थित होते हैं उसे थॉमसन ने बताया कि ये इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करते हैं। यानी कि धनावेशित भाग में इलेक्ट्रॉन उस तरह से फंसते हैं जैसे तरबूज की गिरी में बीज फंसे होते हैं। तो इस तरह से उसने इस मॉडल को प्रस्तुत किया और एक कंडीशन भी बताई जो हम फोर्थ पॉइंट में देखते हैं। कंडीशन उसने ये लगाई कि जो धनावेश होता है यानी कि जो लाल वाला पार्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन यानी कि बीज की मात्रा के समान होता है, अर्थात परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। यानी कि जितना धनावेश किसी परमाणु में होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेश उपस्थित होता है जो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो आप समझ चुके होंगे। 4 पॉइंट्स को मैं वापस से रिपीट करता हूँ। यह परमाणु संरचना को समझाने वाला पहला मॉडल था। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। परमाणु को थॉमसन ने एक तरबूज के समान माना। तरबूज का लाल वाला पार्ट जो है वो धनावेश को रिप्रेजेंट करता है जबकि बीज इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। परंतु उसने एक शर्त लगाई कि जितना भाग धनावेशित होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित होते हैं, यानी कि परमाणु विद्युत का उदासीन होता है। अब हम देखते हैं कि थॉमसन के मॉडल में क्या कमी थी। तो थॉमसन ने जब अपना मॉडल प्रस्तुत किया उसके कुछ समय पश्चात रदरफोर्ड ने स्वर्ण पनी एक्सपेरिमेंट किया। तो इस एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट मिले उनको नहीं समझाया जा सका। यानी कि थॉमसन मॉडल रदरफोर्ड के स्वर्ण पन्नी एक्सपेरिमेंट को नहीं समझा पाया। ये एक प्रकार की इसकी कमी हो गई। तो रदरफोर्ड का स्वर्ण पन्नी एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और उसी के साथ हम पढ़ेंगे नील्स बोर का सिद्धांत। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको किसी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको वापस से उस चीज़ को समझाऊंगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अभी तक आपने अगर पीछे 5वां और 6ठा चैप्टर नहीं देखा है तो उन चैप्टर्स को आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके।